हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हो आप लोग। आपका मेरे हिसाब से जो दो टॉपिक हमने दो लेक्चर में कराया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, वो काफी बढ़िया से हो गया होगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको संजीवनी बैच की बता देता हूं, क्योंकि ये बैच बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप क्लास 11th में आए हो तो आपके लिए तो ये सच में संजीवनी है, क्योंकि ये आपके वो बेसिक्स बना देगा जो बहुत जरूरी है नीट को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर वालों को भी बेटा इससे फायदा होगा, पर क्लास 11 को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उनको तो बहुत बेसिक से चाहिए। दूसरी चीज क्या है, क्या इस बैच में मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको? बिल्कुल सारी चीजें मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, और वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो दो लेक्चर पढ़े थे, पहले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा था, और दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज इसका ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर को देखने से पहले आपने दो लेक्चर देखे होने चाहिए। अगर नहीं भी देखे हैं तो टॉपिक समझ आ जाएगा, पर कोशिश करो कि आप उसको देख लो। ठीक है, तो उम्मीद ये है आपसे कि यार बढ़िया मेहनत कर रहे होगे, है ना। और चैट में मुझे बताना जरूर कि यार सर लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड था नहीं था, आपको कितना मजा आया एक्चुअल में लेक्चर पढ़ के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्योंकि बेटा हम एक बढ़िया एफर्ट आपके लिए डाल रहे हैं ताकि आप बच्चे सिलेक्ट हो सकें, आपको मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, जो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। अभी अभी जस्ट नीट का रिजल्ट आया है 2023 का, हमने बच्चों से बात करी, उन्होंने बताया कि सर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही कंटेंट यहां डिलीवर किया जाएगा ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट किया जा सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा आज हम लोग जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ऐसी कुछ डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जैसे दो बड़े टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। ठीक है, हमने आपको यूकैरियोटिक सेल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बेसिक फीचर बताओ, जैसे आपको याद है प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़ा होता है, कौन से ऐसे फीचर हैं जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है? सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्या होता है? प्रॉपरली बना हुआ न्यूक्लियस होता है, डीएनए उसके अंदर होता है। उसके अलावा बेटा एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी चैम्बर बने हुए हैं। जब चैम्बर के अंदर चैम्बर है, इसका मतलब यह है कि हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, जिसे हम ऑर्गेनल का नाम देते हैं। उसके बाद हमने बोला है कि प्रॉपरली यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। क्लियर है। और फिर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट, जो बेसिकली क्या करते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं, या सेल के अंदर चीजों की मूवमेंट करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी ने बताया है कि यूकैरियोटिक सेल में है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। उसके साथ साथ एनसीईआरटी ने बताया कि यार सारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, वो एक समान एक जैसे नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। यार बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं यार, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क है। ये सिंगल स्ट्रक्चर ऐसा सेंट्रियोल होता है, जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर ऐसे लगे रहते हैं तो उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो कहीं कहीं पर सेंट्रियोल लिखा मिलेगा, कहीं पर सेंट्रोसोम, पर यह स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। क्या यहां तक सारे रेडी हैं? क्या यहां तक बिल्कुल समझ आ रहा है? अपने मन से पूछो, आपने दो लेक्चर देखे थे, क्या आपको वो सारी चीजें क्लियर हुई थी? अब हम यहां से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले टॉपिक पे मूव करने वाले हैं, और आप वो सारे टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए हाँ आइए, हमने यूकैरियोटिक सेल में इनकी बात कर ली थी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की हमने बात कर ली थी। आज हम सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे बात करेंगे, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इवन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड नहीं कर पाते तो कम से कम इतना टॉपिक जरूर कवर करेंगे, है ना, इतना टॉपिक जरूर कवर करेंगे। क्लियर है? सही है, सही है। तो हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। आज बेटा ये थर्ड लेक्चर है। आप सभी ने अभी तक दो लेक्चर में आपने जो टॉपिक पढ़े हैं मैंने वो बताए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, नोट्स का रजिस्टर ले लीजिए,
प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे जो जो मैं लिख रहा हूं और आपको सारी बातें समझ आएंगी। अगर आप ईमानदारी से नोट्स बनाते हैं तो आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। ठीक है, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग समझे, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन का मतलब होता है जैसे लिपिड की बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसी ही मेम्ब्रेन को हम मेम्ब्रेन मतलब एंडो मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ, किसी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल सकते हैं। पर यहां पर हमने एक चीज देखा, एनसीईआरटी इस बात को बोलती भी है कि एनसीईआरटी कहती है कि यूकैरियोटिक सेल में काफी सारी ऑर्गेनल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मतलब क्या हुआ, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, मुझे अंतर मिलते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी ये कहती है कि हमारे पास कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जिनके फंक्शन आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप क्लास में हैं, क्लास में आपके टोटल मान लो 20 बच्चे हैं, उनमें से सभी बच्चे आपकी क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से 5 ऐसे हैं जो किसी कॉमन जगह ट्यूशन पढ़ते हैं या किसी कॉमन एरिया में रहते हैं, तो वो साथ आते जाते हैं और साथ में ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं। इसका मतलब उनका जो काम है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एक कॉमन साइकिल पे आते जाते हैं, तो क्या होगा, उनको कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी। मतलब एक तो एक दूसरे के आसपास होना पड़ेगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ाव रखना पड़ेगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, भाई इतने बजे मिल जाओ और ये सारी चीजें। तो हमने ये देखा है कि सेल के अंदर हमारे पास ईच ऑर्गेनल, हर एक ऑर्गेनल का क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। उनका क्या होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होगा। ये चीज समझ में आई है? बिल्कुल आई है। फिर हमने ये लिखा है बेटा, हमारे पास क्या होंगी, सम ऑर्गेनल्स, जैसे कि हम लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लिख सकते हैं गोल्जी बॉडीज, हम लिख सकते हैं लाइसोसोम, और हम लिख सकते हैं कुछ वैक्यूल। हम क्या लिख सकते हैं, कुछ वैक्यूल टाइप के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और सम वैक्यूल, ये किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक तो मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, है ना। दूसरा, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, फंक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसीलिए इनको हम नाम देते हैं, सो दे आर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनको नाम दे दिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है सर, एक बार फिर बता दो, इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे बोला है हमने, इसको हम नाम देते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या किया, सुनना ध्यान से, हमने यहां पर क्या किया, ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देख बेटा, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, यहां डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहर ये वाला स्ट्रक्चर ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इससे एक वेसिकल या वैक्यूल जैसी चीज बनी है। ये वेसिकल और ये वाला वेसिकल जो गोल्जी बॉडी से निकला है, इसको लाइसोसोम कह रहे हैं, और ये गोल्जी बॉडी है। आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरे पास जो ईआर है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन बनी, मतलब प्रोटीन तो राइबोसोम पे बनती हैं, तो जो राइबोसोम पर प्रोटीन बनी वो ईआर के अंदर जाती हैं। ये प्रोटीन जाती है इस वेसिकल में, फिर मॉडिफाई होती हुई गोल्जी से बाहर निकलती है एज अ लाइसोसोम। तो आपको यह समझ में आएगा कि ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और कुछ वेसिकल या वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर आपस में मिलके काम कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर खाली जगह में चली जाती है। उस प्रोटीन को पैक करके इसमें यहां वेसिकल की फॉर्म में लाते हैं, फिर वो गोल्जी बॉडी में से मॉडिफाई होती हुई जाती है और फाइनली गोल्जी बॉडी उससे लाइसोसोम बना देती है। तो कहीं ना कहीं आपको यह दिख रहा है कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल मेम्ब्रेन के बने हैं और इनका फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे हैं। अब हम यहां पर यह देखेंगे कि ये जो तीनों ऑर्गेनल्स हैं, क्या ये मेम्ब्रेन की नहीं बनी हुई? नो, व्हाट इज पेरोक्सिसोम? देखो, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्या ये मेम्ब्रेन की नहीं बनी हुई? बिल्कुल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहां पर क्या है एग्जैक्टली इनका काम?
माइटोकॉन्ड्रिया का यहां से कुछ लेना देना नहीं है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट का यहां से कुछ लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इनका फंक्शन है, ये क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें मेम्ब्रेन है, पर सोचो बट फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इनको हम क्या मानेंगे, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको एक सिंपल सी भाषा में समझ आया, ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, इस सेल के अंदर मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, कुछ वैक्यूल या वेसिकल्स, उन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और हमारे पास ये पार्ट नहीं है किसके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। ठीक है सर। अब इसका मतलब हमें यह समझ में भी आ गया कि जब हमने इनको, अच्छा इनको गर्ल भी कहते हैं, किसको, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम को गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गर्ल कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, है ना, काम मिला जुला। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, सुना, मुझे यह समझ में आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, इनके फंक्शन आपस में रिलेटेड है। तो क्यों ना इन सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाए। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, फिर गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे और फिर हम लाइसोसोम की डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, पर मैं चाहूंगा एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन ये है, ईआर एंड गोल्जी बॉडी आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सही है। और रीजन क्या है, ईआर एंड गोल्जी बॉडी फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड, ये भी इसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरीके से आता है बेटा, ऑप्शन 1 होता है, असर्शन रीजन जो है वो दोनों ठीक है या कोई एक ठीक है, दोनों ठीक है, और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा, है ना। असर्शन रीजन के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सही है। अब हम आगे जाएंगे बेटा, आगे जाएंगे और एक बार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को देखेंगे। एनसीईआरटी कहती है, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल, जिसकी मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होता है, पर उन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह देते हैं क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। उसमें ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और कुछ वैक्यूल या वेसिकल जैसी चीजें आती हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसम, क्लोरोप्लास्ट ऊपर वाली चीजों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसे इट इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे बताओ कौन सी ऐसी सेल है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होना चाहिए। सर ऐसा एक सेल है आरबीसी, ठीक है, सही है, हाँ। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, देखो मान लो आपको एक माइक्रोस्कोप दिया जाए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो स्कूल में है, उस स्कूल के माइक्रोस्कोप में अगर आप ऐसे सेल देखोगे, अगर किसी सेल को देखोगे तो आपको सिर्फ न्यूक्लियस दिखेगा, बाकी साइटोप्लाज्म लगभग खाली जैसा दिखेगा, वहां पे कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप सेल को किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल थोड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब वो नैनोमीटर में देख सकते हैं, तो उसमें आपको न्यूक्लियस तो दिखेगा, पर आपको ऐसा भी दिखेगा कि यार जो ये सेल है ना, इसमें काफी सारी ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं, काफी सारी क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसी लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है ना, थोड़ी पतली होती है पर मेम्ब्रेन बनी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हो तो यहां साइटोप्लाज्म दिखने की बजाय सेल में क्या दिखता है, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन बनी हुई दिखती है। ऐसा नहीं है कि यहां पे खाली स्ट्रक्चर दिखता है, काफी सारी मेम्ब्रेन बनी हुई दिखती है। आपको जान के अजीब फील होगा, लगभग कुछ सेल में तो ये 30-40% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है साइटोप्लाज्म का। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा ध्यान से, तो उन्हें कुछ मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर दिखे, और वो मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर थोड़े ब्रांच जैसे थे। अगर आप देखो, मैंने ये जो मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर बनाया ना, ये कुछ इस तरीके के थे, मतलब इस तरीके के थोड़े ब्रांच जैसे, ऐसे ब्रांच जैसे भी थे। तो ब्रांच जैसे
साइटोप्लाज्म के अंदर देखो, ये साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रियल मीनिंग क्या है, अब आपको समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग है कि इनसाइड साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, ये किस तरह के माइक्रोस्कोप में दिखेगा, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमें दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आपको समझ में आ रहा है, ये हमें दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं। और वहां आपको कैसा दिखेगा, सुनना, अपीयर एज अ नेटवर्क। नेटवर्क का क्या मतलब होता है, सुनो, नेटवर्क का मतलब होता है, ध्यान से देखना बेटा, ये यहां पर देख रहे हो रेटिकुलम, रेटिकुलम शब्द का मतलब होता है ब्रांच या नेटवर्क, ये मतलब होता है। किसका नेटवर्क, एंडोप्लाज्मा सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन, तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, जो कैसी है, ट्यूब्यूल शेप के, पतले ट्यूब जैसी है। मेरी बात समझना ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में कुछ पतली पतली मेम्ब्रेन, ब्रांच मेम्ब्रेन, जो ऐसे ट्यूब जैसी है, ऐसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखेगा, ऐसी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो हम यहां पर लिख रहे हैं इस बात को, नेटवर्क समझ में आता है, इसे ही रेटिकुलम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो ट्यूब शेप का है वो दिखेगा। अब इससे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म दो हिस्से में डिवाइड हो गया। इससे क्या हुआ बेटा, हमारे पास साइटोप्लाज्म जो था वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा ये है, ध्यान देंगे, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये अंदर वाला पार्ट जिसमें कलर नहीं दिख रहा आपको। दूसरा पार्ट जो है वो ये है बेटा, ये आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमने ये देखा कि ड्यू टू दिस मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू कंपार्टमेंट। फर्स्ट, इसके अंदर की जगह को, ये जो अंदर है ना यहां पर, इसको ल्यूमन कहेंगे। ल्यूमन मतलब अंदर, यहां इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जगह, और ये मेरे पास साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। तो हमने यहां पर देखा कि ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का मतलब ये हुआ इनसाइड ईआर के अंदर, दूसरा मेरे पास साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो हमें ऐसा दिखा, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है, सोचो जल्दी से, क्या ये बातें समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि भाई इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये जो अंदर है ना, ये दिस इज नोन एज ल्यूमिनल, और ये साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। किसने डिवाइड किया, मेम्ब्रेन के बने हुए नेटवर्क ने, जिसे हम नाम दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो आपको ऐसा लगता है इट इज बेसिकली, इट इज नेटवर्क ऑफ टाइनी मतलब छोटा ट्यूब्यूल्स, पतले पतले ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, ठीक है। और ये कैसे दिखेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप के दिखेंगे। एक RER, ये रहा, दिस वन इज RER। व्हाट इज मीनिंग ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच है, जिसपे क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है बेटा। क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है। हम आपको समझ में आ रही है। अब जरा ये देखो बेटा, ये देखो, ये आपके पास राइबोसोम है। आपको पता होना चाहिए यूकैरियोट का राइबोसोम ATS होता है। कैसा होता है, ATS होता है। उसमें भी दो सब यूनिट होती है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। आपको ये याद करना है कि लार्ज वाली जो सब यूनिट होती है, ये अटैच होती है किससे, ER से। ये बच्चों को कई बार नहीं पता होता, अटैच ऑन ER। कौन सी सब यूनिट अटैच होती है, लार्ज वाली अटैच होती है, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं। बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव,
फैले हुए हो मतलब बहुत ज्यादा फैल, मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग इसमें होती है, मोर एक्सटेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, ये मोर एक्सटेंसिव होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन पे ये है नहीं, इसे हम कहते हैं एससीआर, ऐसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जिस पे राइबोसोम नहीं है, उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, राइबोसोम जब प्रोटीन बनाता है ना, वो ऐसे निकलती है उससे प्रोटीन, ये प्रोटीन ऐसे निकलती है, और जब ये राइबोसोम यहां अटैच है, प्रोटीन इसके इस खाली जगह पे, ये अंदर जो खाली जगह, इसे ल्यूमन कहते हैं, यहां चली जाती है। तो इसका मतलब जिस ईआर पे, जैसे ये कौन से ईआर हैं, देखो ध्यान से, इस पे राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ये कौन से ईआर हो गए, ये वाले ईआर हो गए आरईआर, ये वाले दोनों क्या हो गए, आरईआर हो गए। तो मेरे पास प्रोटीन यहां अंदर चली जाएगी इसमें, ल्यूमन में, समझ में आ रहा है। ये राइबोसोम जब प्रोटीन बनाता है, जब ऐसे निकलती है प्रोटीन, तो वो प्रोटीन इसके अंदर जा सकती है, क्लियर है। एससीआर पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्लियर। तो आपने ये समझना पड़ेगा कि जब साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ नेटवर्क दिखे। उन्होंने कहा यार ये जो नेटवर्क है ना, ये साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जो एक तो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमन के अंदर काफी सारे रिएक्शंस चलते हैं, उनमें से एक रिएक्शन है प्रोटीन बनकर, बनाता कौन है प्रोटीन, कौन प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनकर इसके ल्यूमन के अंदर चली जाती है। ये चीज समझ में आ रही है। ल्यूमन का क्या मतलब है, ये जो ईआर है ना, ये इसके अंदर की खाली जगह, फिर वो वहां से आगे पैक होकर आगे जाएगी, ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। और आरईआर और एससीआर दो तरह के होते हैं, किसमें ज्यादा एक्सटेंसिव ट्यूब्यूल्स, मतलब ये जो ये देख रहे हो ये ब्रांचिंग वगैरह, ये ज्यादा किसमें होते हैं, ये आरईआर में ज्यादा होते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हो, ये देखो, ये वाला जो है ये एससीआर का है, आप देख रहे हो ये उतना एक्सटेंसिव नहीं है, पर ये देखो कितनी सारी, ये आरईआर है और इसमें ये राइबोसोम है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये हमारे पास, दिस इज हमारे पास न्यूक्लियस, ध्यान दो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सेकेंड दो, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की ये इनर मेम्ब्रेन है, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये ईआर के कॉन्टिनेशन में होती है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की मेरे पास ये दो मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर है, ये इनर है, तो ईआर इसी के कॉन्टिनेशन में होता है। जैसे इसको मैंने ईआर बोल दिया, तो इस ईआर की ये वाली मेम्ब्रेन कॉमन है, आउटर और ये कॉमन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आरईआर होता है, जो आरईआर होता है वो नॉर्मली किससे बनता है, इस न्यूक्लियर एनवलप से, फिर न्यूक्लियर एनवलप से बनता है आरईआर, आरईआर पे से जब राइबोसोम हट जाते हैं तो हमारे पास एससीआर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ ईआर डेवलप, हाउ डेवलपमेंट ऑफ ईआर अकर, तो डेवलपमेंट ऑफ ईआर के लिए आप ऐसे लिखोगे कि न्यूक्लियर एनवलप के कॉन्टिन्यूएशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आरईआर है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरईआर, और उसके बाद हमारे पास बन जाता है एसईआर। मतलब आरईआर पे से राइबोसोम हटकर, राइबोसोम हट जाते हैं, कुछ एंजाइम्स में बदलाव होंगे और फाइनली एसईआर बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एसईआर किससे आएगा, आप लिखोगे आरईआर। अगर आपसे कोई पूछे कि ईआर कौन से वाला, आरईआर किससे बनेगा, न्यूक्लियर एनवलप। व्हाट इज न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियस की देखो दिस इज न्यूक्लियस, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिनेशन में ईआर के। तो इस बात को हम नोट में भी लिख सकते हैं, नोट है कि आउटर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद ईआर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, सोच लो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपके सामने क्या क्या है जरा देख लेते हैं, आपके सामने क्या क्या है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आरईआर की और एसईआर की, आरईआर और एसईआर की बात कर रहे हैं। आरईआर में क्या है बेटा, मोर एक्सटेंसिव ट्यूब्यूल्स हैं, मोर एक्सटेंसिव ट्यूब्यूल्स हैं,
इसमें क्या है, लेस एक्सटेंसिव है, उतने ज्यादा टिब्यूल्स नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, आरईआर पे राइबोसोम अटैच है। आपको पता है कौन सी सब यूनिट बताया था अभी, कौन सी सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट अटैच है। इसमें क्या है बेटा, स्मॉल सब यूनिट अटैच है। कौन सी सब यूनिट अटैच है, स्मॉल सब यूनिट, सॉरी अरे क्या कर रहा हूं मैं, नो राइबोसोम अटैच, स्मूथ है ना, नो राइबोसोम अटैच, सही है। अब क्या होता है बेटा, आरईआर ज्यादा उन सेल्स में मिलते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंजाइम्स कहां कहां मिलते हैं, एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं। पैनक्रियास के कौन से सेल्स होते हैं जो एंजाइम बनाते हैं, याद करो, एसिनार सेल्स कहते हैं। तो कोई भी ऐसे सेल्स जो एंजाइम्स बना रहे हैं, किसी तरह की प्रोटीन बना रहे हैं या सिक्रीशन का रोल करते हैं, उनमें मेरे पास आरईआर ज्यादा होता है। तो आरईआर क्या होगा, आरईआर होगा एक्सेस में होगा, एक्सेस इन सेल, जो किसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो किसमें बनाने में इन्वॉल्व है, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। जैसे कि ग्लैंड्स के सेल्स हैं, जैसे कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होती है ना, उनके सेल्स में ये ज्यादा होगा। दूसरी चीज सिक्रीशन, अगर कोई प्रोटीन बाहर फेंकनी है किसी सेल को, वहां पर ये ज्यादा होगा, कौन सा, आरईआर। अब एसईआर का क्या काम होता है बेटा, प्रोटीन नहीं बनाता। एसईआर क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या बनाता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। मैं एक और चीज आपको बताता हूं बेटा, कोलेस्ट्रॉल जो है ना एनिमल सेल में मिलता है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल जो होता है एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में मिलता है। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं। मैं आपसे अगर एक सिंपल भाषा में पूछूं, आपको लिपिड शब्द का मतलब पता है? लिपिड का मतलब वो केमिकल है जो पानी में नहीं घुलता, जैसे कि फैट, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कोलेस्ट्रॉल से ही हमारे पास कुछ हार्मोन बनते हैं जिन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, एक प्रकार का लिपिड है। उससे कुछ हार्मोन बनते हैं जिन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। उन स्टीरॉयड हार्मोन्स को जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, उन स्टीरॉयड हार्मोन की बायोसिंथेसिस कौन करता है, एसईआर। तो इन एनिमल सेल क्या होगा, एसईआर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। आप में से कितने बच्चों को स्टीरॉयड हार्मोन का मीनिंग पता है? बेटा ये वो हार्मोन होते हैं जिनका नेचर लिपिड जैसा होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, नाम में स्टीरॉन आ रहा है ना, ईस्ट्रोजन, ये वाले। तो ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये टेस्टोस्टेरोन है ना, ये वाले स्टीरॉयड हार्मोन कौन बनाता है, एसईआर। प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब बनाता है। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को ये भी आइडिया है कि मसल के अंदर ईआर कैल्शियम स्टोर करता है? ये पता है कि नहीं? मसल खास तरह के सेल्स होते हैं। क्या खास बात होती है मसल के सेल में, क्या खास बात होती है? मसल के सेल में क्या खास बात होती है, उस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम करता है, तभी तो न्यूरॉन से सिग्नल भेजते हैं। दूसरा क्या होता है, मसल सेल का साइज छोटा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, तो उनके अंदर ईआर के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, वो एसईआर होता है। तो नोट में लिख सकते हैं, एसईआर ऑफ मसल सेल, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, वो स्टोर करते हैं क्या, कैल्शियम +2। और जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, छोटा करना होता है, तब ये कैल्शियम इसमें से रिलीज होता है। तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी यहां पर। और एक और चीज होती है डिटॉक्सिफिकेशन। मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, हम खाने की बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान कर सकती है। तो हमारे पास क्या होता है, जो लिवर होता है, लिवर कुछ ऐसे कुछ ऐसी चीजें बनाता है जिससे लिवर के सेल क्या कर सकते हैं, उस हार्मफुल चीज को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिवर के सेल्स का नाम होता है हेपेटोसाइट। वो चीजों को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या होता है लिवर सेल के अंदर? लिवर सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ईआर प्रेजेंट होता है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि लिवर सेल हैव ईआर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। कौन से वाला, एसईआर।
तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, तो आप लिखोगे एससीआर। स्टीरॉयड हार्मोन कौन बनाएगा, एससीआर। कैल्शियम कौन स्टोर करेगा, एससीआर। और प्रोटीन कौन बनाता है और सिक्रीशन में कौन मदद करता है, आरईआर। ठीक है सर, इससे ज्यादा और भी पढ़ना है? नहीं, तुझे इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है ईआर पे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमने ये बात देखी है बेटा, देखो एनसीईआरटी कहती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी में यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क दिखता है जिसे रेटिकुलम कहते हैं, है ना। और वो किसका बना है, टाइनी ट्यूब्यूल का। ये सारी बात हमने कही है, जिसे हम ईआर कहते हैं। ईआर डिवाइड करता है सेल के अंदर के कंपार्टमेंट को दो में, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, और ल्यूमन मतलब ईआर के अंदर। ईआर पे राइबोसोम अटैच होंगे तो उसे आरईआर कहेंगे, और नहीं होंगे तो उसे एससीआर कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा, उसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ जल्दी से कर लेते हैं। देखो देखो, आरईआर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन अ सेल, ज्यादा मिलेगा जो प्रोटीन बना रहा हो और सिक्रीशन कर रहा हो। सही है, क्लियर है। और ये ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, बोला ना मैंने, ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, है ना। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूशन में होते हैं न्यूक्लियर के, और स्मूथ बनाता है लिपिड। और एनिमल सेल में स्टीरॉयडल हार्मोन कौन कौन से बताए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली ऑर्गेनल, जिसका नाम हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसके पीछे बेटा एक स्टोरी भी है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, आउल, उल्लू को कहते हैं, उसके नर्व सेल में एक एक ऐसा मतलब रेटिकुलर मतलब एक ब्रांच स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास देखा था। सर वो ईआर तो नहीं था। एक्चुअल में क्या होता है, ईआर की मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, वो आसानी से दिखती नहीं है, पर गोल्जी बॉडी की थोड़ी थिक होती है, थोड़ा पता चलता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1898 में, क्योंकि उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, स्टेन करके पता किया था। तो 1898 में इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व अ रेटिकुलर से आपको आइडिया लग रहा होगा मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं। सर रेटिकुलर तो पीछे भी लिखा था, पर यहां पर ये ट्यूब्यूल नहीं है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर किसके पास, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर था ना, उसके नाम पर लेटर दैट स्ट्रक्चर, उसको नाम दिया गया नोन एज गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। उनके नाम पर इन्होंने, हमने नाम दिया। तो हम बात कर रहे हैं किसने, कैमिलियो गोल्जी ने। किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने, नर्व सेल में किया था। ये सब नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में। ठीक है, अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो ईआर से कैसे अलग है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो ईआर में ट्यूब थी, यहां पर ऐसे चपटे समझ में आता है, ये फ्लैट डिस्क शेप, ऐसे फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सिस्टर्ने, जिनका जो डायामीटर होता है, ऐसे हम डायामीटर अगर इनका ऐसा निकालें तो जो डायामीटर आता है वो आता है लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर, ये डायामीटर आता है। तो ये ट्यूब्यूल नहीं है बेटा, ये क्या है, ब्रांच तो है लेकिन ट्यूब्यूल नहीं है, ये सिस्टर्ने होते हैं ऐसे। ये हो सकता है ऐसे अटैच हो जाएं, अटैच होते हैं ये, है ना। लेकिन ये क्या होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं बेटा, ये ब्रांच होते हैं, पर ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, इन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, साइज हमने अगर बात करी है तो इनका जो डायामीटर है, ये चीज ये कहते हैं। अब मैं बात करता हूं नंबर की। देखो इनके नंबर सेल के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से वेरिएबल होते हैं। देखो ये मान लो मैंने 1 बना दिया, ऐसे 2 बना दिए, तो ये इस तरीके से लगे रहते हैं।
आप ध्यान से सुनना, जैसे मान लो एक कटोरी के अंदर और कटोरी ऐसे लगी रहेगी, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक लगे होना। तो इनकी अरेंजमेंट जो होती है ना, वो कैसी होती है? अरेंजमेंट होती है कंसेंट्रिक, है ना। तो बेसिकली क्या करेंगे, इनके नंबर वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम, जैसे मान लो हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो ये अगर एनिमल सेल है ना, तो इनके नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ये इस तरीके से हैं, इन न्यूक्लियस के पास ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में ये अलग अलग मिलते हैं। प्लांट सेल में देखोगे ना, तो ये अलग अलग मिलेंगे ऐसे। इन्हें हम कहते हैं डिक्टियोजोम। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग मिलेंगे, इन्हें हम डिक्टियोजोम कहते हैं। किसमें? प्लांट सेल में। क्योंकि ये क्या मिलते हैं, ये सेपरेट अकर करते हैं, अलग अलग मिलते हैं। ऐसे क्या नहीं मिलते, ग्रुप में नहीं मिलते। ऐसा ग्रुप में नहीं मिलता, क्योंकि ग्रुप में रहता है, नंबर वेरिएबल रहता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सोचो। सही है सर। अब हमने ये बोला है कि कैमेलियो गोल्जी ने माइक्रोस्कोप में एक स्टेन करके, स्टेन करना पड़ता है, कोई चीज दिखती नहीं है, स्टेन करके एक स्ट्रक्चर देखा, उसे बाद में गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया। वो फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने होते हैं। सिस्टर्ने की अरेंजमेंट कैसे होती है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक सिस्टर्ने है। सबसे पहले समझो, ये सिस्टर्ने है। आप अगर देखें, आपने लेंस वेंस कुछ भी पढ़ा था, ये कन्वेक्स सरफेस होता है, ये कनकेव होता है। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? सबसे पहले ये ऐसे अरेंज होते हैं जिसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक। और उसके बाद कंसेंट्रिक होते हैं, उसके बाद क्या होता है बेटा, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि आपस में कनेक्ट नहीं है, इंटरकनेक्टेड होते हैं दो तरीके से। एक तो स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर वाइज भी कनेक्ट है, और साथ के साथ फंक्शन वाइज इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। इनमें एक डायरेक्शन या पोलैरिटी होती है। डायरेक्शन का क्या मतलब है, सुनो। मैं इस मार्कर में देख के बता सकता हूं ये इसकी बैक है, ये फ्रंट है। ऐसे ही इस ऑर्गेनल में बता सकते हैं कि कहां से उसकी बैक है, फ्रंट है, या जो भी चीज। तो इनमें डायरेक्शन या हम कह सकते हैं पोलैरिटी होती है। क्या होती है? पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो कन्वेक्स सरफेस है, ये वाला जो कन्वेक्स सरफेस है, यहां पर एक्चुअल में कैसे काम होता है, सुनो। देखो, मान लो ये ER है, दिस इज ER, ठीक है। इस पे ये राइबोसोम लगे हुए हैं। हमने क्या किया, राइबोसोम ने प्रोटीन बना के इसमें डाल दिया, और उसको हमने यहां वेसिकल में, ये एक वेसिकल है, इसके अंदर वो प्रोटीन डाल दी, ये वाली जो राइबोसोम ने बनाई। मैं कह रहा हूं ये प्रोटीन है जो वेसिकल के अंदर किसने डाली है, RER ने डाली है। डाल के यहां से ऐसे निकाल दी। अब क्या होगा, ये वेसिकल यहां पर लगेगा, यहां पर, और मॉडिफाई होता हुआ बाहर निकलेगा। तो जिस सरफेस पर, इस वाले सरफेस को हम कह रहे हैं पोलैरिटी प्रेजेंट है, तो उस पे दो सरफेस होते हैं। एक जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मतलब ये कन्वेक्स, उसको हम सिस कहते हैं, ठीक है, सिस। और इसमें वेसिकल जुड़ता है, तो इसलिए इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। यहां पर क्या होगा, वेसिकल फ्यूज होगा। क्या होगा, वेसिकल फ्यूज होगा। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, इसमें जाकर वेसिकल ऐसे फ्यूज होता है। इसको हम सिस, फॉर्मिंग और कन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हां सर, आ रही है, ठीक है। तो इसको सिस फेस कहते हैं, कन्वेक्स। यहां पर वेसिकल फ्यूज होता है, तो यहां पर क्या होगा, वेसिकल फ्रॉम ER फ्यूज होगा, ठीक है सर। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, कनकेव, ये वाला सरफेस, यहां से मॉडिफाई वेसिकल निकलता है, तो इसे कहते हैं कनकेव। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये न्यूक्लियस के पास ये क्यों है, मतलब ये ER और न्यूक्लियस के पास गोल्जी बॉडी क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे वेसिकल ER बनाता है। ER क्या करता है, वेसिकल के अंदर कुछ प्रोटीन बनाकर देता है, और इसमें यहां एंजाइम लगे रहते हैं, ये उसको मॉडिफाई करके उस वेसिकल को बाहर निकालता है। कौन निकालता है, ये गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो कनकेव, ट्रांस, और इसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। यहां से क्या होगा, वेसिकल कम आउट।
तो मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसकी एक पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन है। ईआर के पास इसको रहना चाहिए, इसका ये वाला फेस न्यूक्लियस के पास है और ये वाला फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, ताकि अगर वेसिकल को हो सकता है सेल में रखना पड़े, हो सकता है सेल के बाहर फेंकना पड़े। ये चीज समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बोलूं, आपने अमेजोन पे एक ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर क्या होता है, एक शॉप से पिक कर लिया जाता है, दुकान से पिक कर लिया जाता है। वो दुकान है ईआर। फिर वो दुकान से भेजा जाता है जहां पर असेंबली, जहां पर अमेजोन की मेन पैकिंग फैसिलिटी है। तो पैकिंग फैसिलिटी कौन है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसको, उस चीज को पैक करती है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज करनी है, कर देगा। उसके साथ उस पर एक निशान लगा देती है कि अब इस वेसिकल का, इस चीज का क्या होगा। अब क्योंकि जो भी चीज है वो एक वेसिकल के अंदर है, तो वेसिकल के सरफेस पे निशान लगाना पड़ता है कि भाई इसको यहां रखना है, सेल के अंदर रखना है, या सेल के बाहर रखना है। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी काम करती है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस जो है, उसका ये वाला सरफेस सिस है, ये वाला सरफेस ट्रांस है। यहां से वेसिकल फ्यूज होता है और यहां से बाहर निकलता है मॉडिफाई होते हुए। क्लियर है कि नहीं? ये इसकी अरेंजमेंट है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये कैसे फंक्शन कर रहा है, आप समझो ध्यान से। आप समझो, हमारे पास मान लो ये ईआर है, इस तरीके से ईआर है, इस पर हमारे पास ये राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड हमारे पास न्यूक्लियस है, आप समझ सकते हो। इस साइड हमारे पास न्यूक्लियस है और ये ईआर है। हमने देखा है कि जो प्रोटीन बनी है वो यहां से ऐसे, ये प्रोटीन ईआर के अंदर में आ गए। तो इस ईआर के अंदर इस जगह को क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। हमने देखा कि वो प्रोटीन ऐसे एक वेसिकल में पैक हो गई। इस तरीके से एक वेसिकल था, उसके अंदर ये प्रोटीन को पैक कर दिया। हमने क्या करा? इसको पैक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ये वेसिकल है, मैंने इसमें प्रोटीन को पैक कर दिया। अब मैं इसको किस में लेकर जाऊंगा? मैं इसको लेकर जाऊंगा ऐसे, इस गोल्जी बॉडी के अंदर लेके जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें लेकर जाऊंगा और जैसे जैसे मैं इसको आगे पास करूंगा ना, जैसे जैसे मैं इसको आगे पास करूंगा, ये मॉडिफाई हो जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगी, इसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी होगी। मतलब क्या होगा, जैसे ये मान लो प्रोटीन थी, इसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है, मॉडिफिकेशन हो गई। तो यही वाला वेसिकल यहां पर ऐसे फ्यूज करता हुआ बाहर निकलेगा और उसमें एंजाइम होते हैं। यहां पर क्या लगे रहते हैं? अंदर एंजाइम लगे रहते हैं, वो इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब क्या है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये वेसिकल या तो अंदर रहेगा साइटोप्लाज्म में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, हाउ इट फंक्शन। तो आपको समझना पड़ेगा कि ईआर ने हमारे पास अगर प्रोटीन बनाई, प्रोटीन सिंथेसिस करी, उसको किस में पैक कर दिया? उसको पैक कर दिया किस में? वेसिकल में। अब वो वेसिकल किसके साथ फ्यूज किया? फ्यूज विद ये वाला फेस कौन सा है? सिस फेस ऑफ गोल्जी। अब क्या हो रहा है? सिस्टर ने इंटरकनेक्टेड है। अब उसमें क्या हो रही है? मॉडिफिकेशन हो रही है। उसमें क्या हो रही है? मॉडिफिकेशन हो रही है। मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या होगा? वेसिकल कहां से बाहर आएगा? यहां से, इस वाले फेस से कम आउट फ्रॉम ट्रांस फेस। मतलब हमने जो भी मॉडिफिकेशन करनी थी कर दी, चलो सही है सर। अब क्या करोगे? अब क्या होगा? अब ये जो वेसिकल है, या तो रिमेन इनसाइड सेल, रिमेन इनसाइड सेल, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर टारगेट। मतलब सेल के अंदर, इंट्रा का क्या मतलब होता है? सेल के अंदर। तो इंट्रा सेलुलर टारगेट में रहेगा। या वो क्या होगा? वो सिक्रेटेड आउट, उस वेसिकल को बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर इंट्रासेलुलर टारगेट में रहता है तो कैन बी लाइसोसोम। वो वेसिकल अगर सेल के अंदर है तो लाइसोसोम हो सकता है, उसे हम लाइसोसोम भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट गोल्जी बॉडी एग्जैक्टली डू, तो सबसे पहले वो पैकेजिंग करती है। मतलब पैकेजिंग का मतलब क्या है बेटा? कवर चढ़ाना, वेसिकल बनाना,
ये करती है, और चीजों को कहां भेजना है ये भी डिसाइड करती है। पैकेजिंग करती है। दूसरा करती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब अमेजोन में वहां पहुंचती है ना सारी चीजें, फिर ये फिक्स किया जाता है कौन से पिन कोड पे भेजना है। ऐसे ही जब गोल्जी बॉडी पर वेसिकल आता है ना, तो ये तय किया जाता है कि उसको सेल के अंदर रखना है या उसको बाहर भेजना है चीज को। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने पढ़ा है सैप्रोफाइट? हाँ सर, सैप्रोफाइट पढ़े हैं। सैप्रोफाइट क्या करते हैं, अपने सेल में से एंजाइम बाहर फेंक के चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। तो उनके लिए वेसिकल सेल में से बाहर निकलना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल होगी। वेसिकल्स की क्या होगी, सॉर्टिंग होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब हम वेसिकल पे फिक्स करेंगे कि उसको क्या काम करना है। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? सही है। तीसरा हम क्या करेंगे बेटा, तीसरा हम ये देखेंगे कि हमने वेसिकल की सॉर्टिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, और क्या करती है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किसकी करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय ईआर। जो मॉडिफिकेशन, जो प्रोटीन आई है ईआर से, उसको मॉडिफाई करती है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी लाइसोसोम की सिंथेसिस करती है, लाइसोसोम भी बनाती है। जो ये वेसिकल है ना, मान लो ये वाला वेसिकल, ये एंजाइम हो सकता है, इसके अंदर एंजाइम हो सकता है, तो इसको फिर लाइसोसोम कहेंगे। तो लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी बनाती है। और कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनो, मान लो आर से लिपिड आया, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, शुगर जोड़ दिया। सुनना ध्यान से, लिपिड पर शुगर जोड़ने को कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, समझो इस बात को। और प्रोटीन पर शुगर जोड़ने को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की भी सिंथेसिस करेगा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की भी सिंथेसिस करेगा कौन, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है बेटा, चीजों को पहला मॉडिफाई करता है, पैकिंग करके निशान लगा देता है कि यार ये अंदर रहेगा वेसिकल की बाहर जाएगा। अंदर रहने वाले भी वेसिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनमें एंजाइम हो डाइजेशन के लिए, उन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। दूसरा जो कुछ और काम कर रहे होंगे, ये क्या कर सकते हैं, प्रोटीन पर शुगर जोड़ के उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या लिपिड पे शुगर जोड़ेंगे तो ग्लाइकोलिपिड, इसकी सिंथेसिस करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, पैक कर रहा है। सॉर्टिंग का मतलब होता है यह तय करना कहां जाएगा। तीसरा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन आई है उसको मॉडिफाई करना, लाइसोसोम बनाना। ये सब फंक्शन है किसके, ईआर के, सॉरी गोल्जी बॉडी के। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और बता रहा हूं नोट में, आप याद कर लो इसे। सेल प्लेट याद करो, सेल प्लेट क्या होता है, मिडल लैमेला। सेल प्लेट सिंथेसिस बाय गोल्जी, वो भी कौन बनाता है, गोल्जी बनाता है। एक्रोसोम स्पर्म का हेड होता है। देखो इधर देखो, ये स्पर्म है ऐसे, इसके यहां हेड में यहां एंजाइम होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्रोसोम, जो गोल्जी से बनता है। इसमें एंजाइम होता है, एग को फर्टिलाइज करने के लिए डाइजेस्ट करनी पड़ेगी मेम्ब्रेन, मतलब ये मान लो एग है, इसके बाहर कुछ लेयर है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म का जो हेड होता है, उस हेड पर एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। वो एक्रोसोम किससे आता है, डिराइव फ्रॉम गोल्जी। यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है? बताओ, सोचो, क्लियर है कि नहीं, आ रहा समझ सारा? तो आपको ये क्लियर समझना पड़ेगा कि एक्रोसोम क्या है, ये स्पर्म है, इसका ये हेड है, इस पर एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो एग के बाहर वाली मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो किससे आता है, गोल्जी से आता है एक्रोसोम। सेल प्लेट किसके बीच में होती है, दो प्लांट सेल के बीच में, ये इनकी सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है। तो ये जो लेयर है मिडल लैमेला, इस मिडल लैमेला जो बनती है जिसे सेल प्लेट कहते हैं, वो कौन बनाता है, गोल्जी बनाता है। ये दो एक रोल, एक्स्ट्रा रोल है जो मैंने बताया, ठीक है। तो एक बार जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं गोल्जी की, है ना। देखो, कैमेलियो गोल्जी ने सबसे पहले 1898 में एक डेंसली स्टेन, मतलब बहुत गाढ़ा स्टेन हुआ था, मैंने कहा था ना स्टेन करना पड़ेगा, रेटिकुलर मतलब ब्रांच स्ट्रक्चर देखा था। किसके पास देखा था, न्यूक्लियस के। उन बाद में इसका नाम रखा गया गोल्जी बॉडी। ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो ट्यूब्यूल थे, ये डिस्क शेप है। सैक का मतलब है ऐसा, सैक मतलब अंदर खाली होगा, सिस्टर्न है, ठीक है। 0.5 से 1 म्यूमीटर इसका डायमीटर होता है ये, ठीक है। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ऐसे पैरेलल लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे। वेरीड इन नंबर, मैंने कहा था नंबर वेरी करता है, और इवन प्लांट में तो सिंगल है।
ठीक है। द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक ऐसे लगा होना, अरेंज नियर द न्यूक्लियस, कॉन्वेक्स वाला न्यूक्लियस के पास है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास कन्वेक्स वाला है, उसको सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले फेस को? सिस। और इस वाले को ट्रांस, है ना, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। देखो, एंड कनकेव ट्रांस ऑन द मैच्योरिंग फेज, वहां से वेसिकल निकलता है इसलिए मैच्योरिंग, और दूसरा सिस वाले को कहते हैं फॉर्मिंग। सिस एंड ट्रांस ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट, है ना। फेसेस देखो, ये कह रहा है सिस और ट्रांस फेस पूरी तरीके से अलग है, मतलब काम अलग है। यहां वेसिकल जाता है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होती है, यहां से निकलता है। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग करेगा, ठीक है, उसको डिलीवर करेगा कहां पर? सेल के अंदर या बाहर, है ना। मैंने कहा था ना, या तो वेसिकल अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। materials to be packed in form of vesicle. The ER fuse with cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. तो जो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, materials to be packaged in form of vesicle, है ना, वो कहां से होगा? cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase, है ना। सिस पे लगकर वेसिकल, देखो हम ये बता, यही चीज बोल रहे हैं, ये मान लो ये सिस्टर ने है, तो सिस पे लगकर मैच्योरिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है? गोल्जी किसके साथ काम करता है? क्लोज एसोसिएशन विद ईआर, है ना। और प्रोटीन राइबोसोम पर बनती है, ईआर में जाती है, और उसकी मॉडिफिकेशन कहां होती है? सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस में। फिर वो रिलीज होती है कहां से? ट्रांसफेज से। और गोल्जी अपरेटस और क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। कौन सी लाइन आपको नहीं पढ़ाई? चैट में जरूर बताएं, ठीक है। प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब आ जाओ, हमने क्या बोला था, इधर देखो, हमने कहा था कि ये जो वेसिकल निकलता है ये बाहर भी जा सकता है, अंदर भी रह सकता है। अंदर रहने वाले दो तरह के वेसिकल होते हैं, एक जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं अलग अलग तरह के, वो लाइसोसोम होते हैं। तो इसका मतलब गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से एक वेसिकल निकलता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं डाइजेशन के, उसे हम नाम देते हैं लाइसोसोम। क्या नाम दे रहे हैं? लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं। तो जरा एक बार देख लेते हैं लाइसोसोम क्या होता है। देखिए, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? वेसिकल टाइप है, वेसिकल टाइप है, ठीक है। और उसमें क्या है? एंजाइम है। कैसे एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं? जब आप किसी भी चीज का डाइजेशन, आप बायो के स्टूडेंट्स हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो पानी देने की जरूरत पड़ती है। उस प्रोसेस को ध्यान से सुनेंगे, पानी की प्रेजेंस में चीजों के तोड़ने को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे स्टार्च क्या है ना, स्टार्च ग्लूकोज की चेन है। अब जब आप ग्लूकोज को तोड़ोगे ना, अब कितने ग्लूकोज हैं सर? 4 ग्लूकोज हैं। अभी ये स्टार्च नहीं है, अभी और बड़ी चेन बनेगी। लेकिन जब जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो हर स्टेप पे आपको एक पानी देना पड़ेगा। पानी की प्रेजेंस में जब आप बॉन्ड तोड़ते हो उसे हम हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। लेकिन जो एंजाइम इस काम को करवाएंगे, जैसे हाइड्रोलिसिस में लग रहे हैं 10 दिन, एंजाइम से 10 सेकंड में हो गया, तो जो एंजाइम इसको कराएंगे उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह वेसिकल जैसा होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब है वो क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इसका मतलब वो क्या परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म करेंगे डाइजेशन। अब सवाल उठता है, ये डेवलप कैसे होता है, किस तरीके से डेवलप होता है? ध्यान देंगे। सबसे पहले ईआर से हमारे पास जाता है गोल्जी बॉडी में वेसिकल। गोल्जी बॉडी में वेसिकल गया। अब उसके बाद जो वहां से निकलता है ये लाइसोसोम है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइसोसोम कहां से आता है? लाइसोसोम कम फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी, और वो कहां रहेगा? रिमेन इनसाइड सेल। वो बाहर नहीं जाते, लाइसोसोम बाहर नहीं जाते, रिमेन इनसाइड सेल रहेंगे। वो सेल के अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? सेल के अंदर। अब जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं किसको? ध्यान से सुनेंगे, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को।
तो इसका मतलब वो प्रोटीएज हो सकते हैं। लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे तो लाइपेज हो सकते हैं। स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे तो अमाइलेज हो सकते हैं, या हम एक कॉमन नाम दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये हो सकते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड को कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए को, तो न्यूक्लिएज होते हैं। तो इसका मतलब जो आप डाइजेशन में एंजाइम पढ़ते हो ना, उस तरह के एंजाइम एक वेसिकल में सेल के अंदर भी होते हैं। क्लियर है, सेल के अंदर भी होते हैं। तो ये एंजाइम जो होते हैं ना, और ये सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, एक्टिव इन एसिडिक पीएच। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइसोसोम एग्जैक्टली है क्या, कैसे बनता है। देखो ध्यान देना, देखो इस डायग्राम को देखो एक बार, ये आपको लिखना भी चाहिए बेटा प्रॉपरली, नोट्स प्रॉपर बना लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना, दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज ईआर। अब यहां से एक वेसिकल गया, इसमें कुछ प्रोटीन्स थी, मॉडिफाई होता हुआ ये ट्रांसफेज है। यहां पर इसके अंदर अब काफी सारे एंजाइम प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है। ये इसको हम कह रहे हैं लाइसोसोम, इसको हम कह रहे हैं लाइसोसोम। जोम का मतलब होता है बॉडी, लाइसो का मतलब लाइसिस, लाइसोसोम। ठीक है, अब यहां पर ये लाइसोसोम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स, और इसके अंदर पीएच कैसी है, लगभग 4 के आसपास होती है, तो एसिडिक पीएच होती है। अब ये काम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, काम क्या करते हैं, मेरी बात समझो। लाइसोसोम जो सबसे पहले बनते हैं, ये सबसे पहले बना है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जो कैसे आया, इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको पता है ये मेम्ब्रेन है, सही है सर। बाहर से अगर खाने की कोई चीज आ रही है इस सेल के अंदर, बाहर से अगर खाने की कोई चीज आ रही है सेल के अंदर, ये ऐसे, तो ये मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ बेंड होंगी। हमने पढ़ा ना क्वासी फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, तो इस तरीके से वो बेंड हो सकती है। जब ये मेम्ब्रेन ऐसे बेंड हो जाएगी तो ये खाने की चीज जो है वो इसमें आ जाएगी ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह के वैक्यूल में। वेसिकल नहीं, वैक्यूल वर्ड कहेंगे, क्योंकि एक तरह से स्टोर हो रहा है, इसमें खाने की चीज स्टोर हो गई, तो इसका नाम रख देंगे फूड वैक्यूल। क्या नाम रख देंगे, फूड वैक्यूल। इसकी ये वाली मेम्ब्रेन और ये सेम है, और इसमें खाने फूड है बेटा। तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो बाहर से खाने की चीज अंदर लेते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस हमने पढ़ाया था एंडोसाइटोसिस, मतलब जो सेल के अंदर आ गया। अब ये जो फूड वैक्यूल है ये लाइसोसोम के साथ मिल जाएगा, लाइसोसोम के साथ मिल जाएगा, ये दोनों आपस में फ्यूज होगा और उसमें डाइजेशन चलने लगेगा ऐसे। तो ये जो खाने की चीज है ना, जो ये बाहर से आई है, इस पर ये एंजाइम लगकर डाइजेशन करने लगेंगे। तो ये कौन सा लाइसोसोम, देखो ये वो लाइसोसोम है जो ट्रांसफेज से बना है, इसे प्राइमरी कह दिया। बाहर से एक वैक्यूल आया जिसमें खाना आया, उसे फूड वैक्यूल कह दिया। ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए, अब जो बना उस लाइसोसोम को कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन चल रहा है, क्योंकि एंजाइम है ना, तो चीजों का क्या चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा बेटा, मेरे पास डाइजेशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही डाइजेशन खत्म होगा, ये खाने की चीज ऐसे डाइजेस्ट हो गई, और वो इस तरीके से मेम्ब्रेन से बाहर डिफ्यूज कर जाएगी। देख लो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज कर जाएगी। सिर्फ वो इनएक्टिव से कुछ एंजाइम अंदर रह जाएंगे, डाइजेशन पूरा हो गया, कुछ इनएक्टिव एंजाइम रह गए, इसे हमने कह दिया टर्शरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में ऐसा नहीं होता, आप अगर देखोगे ना किसी भी सेल में काम चल रहा है तो लाइसोसोम अलग अलग तरह के होते हैं। एक जो जस्ट बना है दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम, एक जिसमें डाइजेशन चल रहा है सेकेंडरी लाइसोसोम, एक जिसमें डाइजेशन पूरा हो गया, खाने की चीज बाहर निकल जाती, जब आप उसे तोड़ देते हो ना, साइटोप्लाज्म में दे देते हैं, चल भाई अब यूज कर साइटोप्लाज्म, तो इस वाले लाइसोसोम को कहते हैं टर्शरी। ऐसे एक और लाइसोसोम होता है जो खुद की ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है, जैसे इसमें एंजाइम है, ये कह रहा है कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये नया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा पुराना हो गया है, तो ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट, ये नया है माइटोकॉन्ड्रिया,
और ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, तो इन दोनों को, इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ऐसे लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी। क्या बोलेंगे? ऑटोफेजी लाइसोसोम। आ रही बात समझ में? बोलो, आ रही है बात समझ में कि नहीं? मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। लाइसोसोम किससे बनता है? इससे, ट्रांसफेज से। जो सबसे पहले बनता है उसे प्राइमरी कहते हैं। फूड वैक्यूल आया, इसके साथ फ्यूज किया, सेकेंडरी बोल दिया। उसके बाद ये टर्शरी है जिसमें डाइजेशन पूरा हो गया। अब इस वाले को ऑटो, ऑटो का मतलब खुद का, फेजी मतलब खाना। आपको समझना पड़ेगा कि लाइसोसोम क्या करता है? सेल के अंदर डाइजेशन कर सकता है। ऐसे कौन से सेल हैं जो चीजों को निगल के तोड़ते हैं? बताओ जल्दी से। सर हमारे ब्लड में होते हैं मैक्रोफाज, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल। देख मेरी बात सुन, मैक्रोफाज बिहेवियर है निगल के खाना, उसका एग्जांपल है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ब्लड के ये वो सेल्स हैं जो चीजों को निगल के तोड़ते हैं। तो उनमें क्या होना जरूरी है? लाइसोसोम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइसोसोम क्या करते हैं? चीजों को निगल के, डाइजेस्ट करके तोड़ देते हैं, है ना? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं, देखो वो क्या करते हैं, बाहर से मान लो कोई बैक्टीरिया आ जाए उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो लाइसोसोम का काम होता है, अगर मैं रोल की बात करूं तो लाइसोसोम क्या होगा बेटा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हाँ कि नहीं? इनकी अगर आप टाइप की बात करें, है ना, तो जो सेल्स हैं जैसे कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये क्या करते हैं? दे आर मैक्रोफाज। मैक्रो का मतलब निगल के खा जाते हैं। तो इनमें क्या होंगे? लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि डाइजेशन करते हैं। देखो बेटा, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर का डाइजेशन करते हैं, ठीक है? अगर मैं चाहूं तो टाइप लिख देता हूं। टाइप ऑफ लाइसोसोम क्या होगा बताओ? टाइप ऑफ लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोसोम की जो टाइप होती है, सबसे पहली टाइप है, सुनेंगे ध्यान से, सबसे पहली टाइप है लाइसोसोम की, हम लिख सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा लिख सकते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा लिख सकते हैं टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है? और एक और लिख सकते हैं ऑटोफेजी, मतलब खुद की ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने वाले। इन सब में एंजाइम, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, प्राइमरी में इसमें डाइजेशन हो रहा है ना, ये सब बताया था। तो ये सब लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, पर एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं वो लगभग मैंने आपको सारी बता दी। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंजाइम होते हैं और सेल के अंदर डाइजेशन परफॉर्म करता है, ठीक है? आ जाओ, देखो जरा एनसीईआरटी क्या कहती है आपसे। एनसीईआरटी कहती है कि यार लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन के बने हुए वेसिकल्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है? कहां से बनेगा? पैकेजिंग ऑफ गोल्जी। दी आइसोलेटेड लाइसोसोमर वेसिकल, मतलब एक वेसिकल अगर ले लो, वो क्या है? सारे एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव, लाइपेज लिपिड वाले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब उसको डाइजेस्ट करने वाले। और किस पे काम करते हैं? एसिडिक पीएच पे। ये डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इनका डाइजेशन कर सकते हैं। और मैंने बताया कि जो सेल चीजों को निगल के तोड़ते हैं ना, जैसे क्या होता है कि हमारी बॉडी में काफी सारे बैक्टीरिया ब्लड में एंटर कर जाते हैं, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उन बैक्टीरिया को निगल के, इनगल्फ करके तोड़ देते हैं। तो उस तरह के सेल्स में, उस तरह के ब्लड सेल्स में, वो डब्ल्यूबीसी होते हैं, उनमें लाइसोसोम ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? फ्रॉग जो होता है ना, उसका लार्वे में टेल होती है, उस टेल को डाइजेस्ट करना होता है। तो टेल जहां अटैच होती है ना, वहां पर सेल्स के पास लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है? उसमें भी मदद करता है। चलिए आगे चलेंगे, वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं? याद करिए वैक्यूल क्या होते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। सर वेसिकल जैसा ही कुछ होता है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी जो बात बोलती है उसको समझना। एनसीईआरटी कहती है आपसे कि मान लो ये सेल है और ये हमारे पास मान लेते हैं वैक्यूल है। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म है। तो वैक्यूल क्या करता है? साइटोप्लाज्म से
कुछ चीजों को अलग कर देता है, मतलब यहां पर अंदर कुछ अलग कर देगा। तो वैक्यूल क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एक तरीके से सेपरेट करता है एनवायरमेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से अलग कर देता है कि नहीं? अब इस वैक्यूल में रखते क्या है? कुछ भी रख सकते हैं, कुछ स्टोरेज की चीज हो सकती है, कुछ पानी हो सकता है, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट इन वैक्यूल? व्हाट इज प्रेजेंट इन वैक्यूल? वैक्यूल में क्या रख सकते हैं? पानी रख दो। कई बार क्या होता है बेटा, पानी के साथ मिनरल भी होता है, वाटर प्लस मिनरल को एक नाम दे देते हैं सैप, सैप रख दो। कुछ वेस्ट रख दो, अनवांटेड चीज रख दो, बाहर से आया फूड वो रख दो। आपको समझ में आ रहा है? ऐसी काफी सारी चीजें रख सकते हैं वैक्यूल में। अब क्या होगा, वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सही है, उसके हिसाब से हमारे पास एनसीईआरटी ने टाइप ऑफ वैक्यूल दिए हैं। एनसीईआरटी ने क्या है कि ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को एक अलग नाम दे दिया। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो इस वाली मेम्ब्रेन भी लिपिड की है, तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इसको एक नाम दे दिया है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं कि टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन होती है जो सैप वैक्यूल के बाहर होती है। क्या होती है? सैप वैक्यूल के बाहर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूल के बारे में जानेंगे फटाफट से, ठीक है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन का नाम है। टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है। तो जरा एक एक करके जरा जानते हैं कि कैसे वैक्यूल होते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने लिख दिया सैप वैक्यूल। ध्यान से सुना, हमारे पास ध्यान दे बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास रिजिड सेल वॉल है। ये प्लांट सेल है एक, ये सेल वॉल है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही है? सही है सर। दिस इज सेल वॉल एंड दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं? हां सर। अब मैंने क्या किया है समझना, मैंने क्या किया है, एक वैक्यूल बना दिया ऐसे, ये वैक्यूल बना दिया। अब ये जो वैक्यूल है जो काफी बड़े साइज का है, इसको सैप वैक्यूल कहते हैं। तो सैप वैक्यूल सबसे पहले किस में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन प्लांट सेल। उसकी मेम्ब्रेन का क्या नाम है? मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है मेम्ब्रेन का? ये वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। अब क्या है बेटा, इसमें पानी तो है ही, इसमें हमारे पास ये पानी है जो साइटोप्लाज्म में होता है, पर उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं। और हम मिनरल्स को कैसे लेकर जाते हैं समझना। मेरे पास इस टोनोप्लास्ट पर इस तरीके से चैनल लगे रहते हैं। इधर देख बेटा, ध्यान से सुन। इस टोनोप्लास्ट पर इस तरीके से चैनल और पंप होते हैं। ये चैनल है और इसके साथ पंप है। ये क्या करते हैं, कोई भी मिनरल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको इस वैक्यूल के अंदर ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन मान लेते हैं 10 है, तो अंदर 15 होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? सैप वैक्यूल क्या होता है? सैप शब्द का मतलब समझो। सैप का मतलब होता है पानी प्लस मिनरल, ठीक है? सैप वैक्यूल के अंदर क्या है? इनसाइड सैप वैक्यूल हमारे पास क्या होगा बेटा? हमारे पास सैप वैक्यूल के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हाइयर होती है, हाइयर देन साइटोप्लाज्म। मैं आपसे रीजन जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता है? चैट में बताओगे ऐसा क्यों होता है? रीजन बताना, क्यों हाई रखते हैं? हाई रखने की क्या जरूरत है इसके अंदर? तो हाइयर देन साइटोप्लाज्म होता है। अब इसको हमने सैप वैक्यूल बोल दिया, मिनरल कंसंट्रेशन हाइयर देन साइटोप्लाज्म बोल दिया, ठीक है सर, है ना, सैप वैक्यूल में। और उसके लिए उस पे क्या होता है, ऑन टोनोप्लास्ट
हमारे पास क्या होगा, ये स्टोनोप्लास्ट पर चैनल और पंप होते हैं। चैनल और पंप क्या करते हैं बेटा? पंप क्या करता है, याद करो। पंप क्या करता है, जैसे सोडियम बाहर यहां मान लेते हैं 10 है, यहां सोडियम 100 है, तो 10 से 100 की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव कराता है आयंस को पंप। तो टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन है। व्हाट इज सैप? पानी और मिनरल प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है मिनरल्स की, है ना। किसके अंदर? सैप वैक्यूल में। एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है किसमें? प्लांट सेल में। इसको हम सैप वैक्यूल कहते हैं, प्लांट सेल में मिलता है। दूसरे टाइप का वैक्यूल है हमारे पास, दूसरे टाइप का है फूड वैक्यूल। ये आपने सुना है, ये आपने क्लास 10th में सुना था। फूड वैक्यूल मुझे अमीबा में मिल जाएगा। याद करो, अमीबा में पढ़ा था आपने। और अमीबा में कैसे आता है, ये देखो, ये अमीबा की मेम्ब्रेन है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। याद करो, दिस वाज सूडोपोडिया। नहीं आया याद? आ गया सर, सूडोपोडिया। और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं? हां सर। अब यहां पर ये खाने की चीज है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? अंदर की तरफ ऐसे बेंड करती है और खाने की चीज इसमें आ जाती है ऐसे, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? सही है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने फूड वैक्यूल बोल दिया। आ रही है समझ? इसको हमने फूड वैक्यूल बोल दिया। तो जो फूड है ना बाहर से, वो इसकी वजह से बना, ये मेम्ब्रेन ने एक वैक्यूल बना दिया, इसे फूड वैक्यूल बोल दिया, इसका डाइजेशन होगा। ठीक है। अब देखो, एक और वैक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इस वर्ड का पहले मीनिंग पकड़ो। कॉन्ट्रैक्टाइल शब्द का मतलब होता है साइज छोटा हो सकता है। आप जरा देखो, आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें ये अमीबा का सेल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में मिल सकता है और किस में मिल सकता है? हमारे पास यूग्लिना में। रीजन क्या है? ये दोनों फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर समझ में आता है, मतलब जहां सॉल्ट कम है। अब मेरी बात सुनो, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर ये फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम होता है भाई, ज्यादा पानी होता है और लेस सॉल्ट होता है। अगर कम सॉल्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो पानी सेल के अंदर चला जाता है। तो अब ये समझते हैं कि अमीबा में क्या करता है? वो गेन करता है वाटर। अमीबा क्या करता है? ग्रेन करता है वाटर, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहता है। वो कहां रहता है? फ्रेश वाटर में। उसमें पानी घुसता चला जाता है। तो होता क्या है, जरा समझना। होता क्या है बेटा, अमीबा कैसे काम करता समझना। मान लो ये अमीबा है, इसके अंदर एक वैक्यूल होता है। ये एक वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अराउंड ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। मैंने कहा कि अमीबा के अंदर पानी घुस गया। सबसे पहले वो पानी ये छोटे वैक्यूल्स में चला जाता है ऐसे, और ये बीच में सेंटर में बड़ा वैक्यूल है। अभी कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का रोल हम लिखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। हमें यह समझना है कि अमीबा मुझे फ्रेश वाटर में मिलता है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि एक्सेस वाटर उसमें चला जाता है, एक्सेस पानी चला गया। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं पानी। ये पानी रिमूव करते हैं। किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में मिलेगा उसके अंदर से पानी रिमूव करते हैं। कैसे? शुरुआत में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको ऐसा दिखेगा कि मेरे पास सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल है और साइड में ये छोटे छोटे वैक्यूल हैं। कुछ टाइम के बाद इनमें पानी भर जाएगा छोटे वैक्यूल में, फिर वो बड़े वैक्यूल को पानी दे देंगे, पानी बड़े वैक्यूल को देंगे और वो खुद छोटे हो जाएंगे ऐसे, और फिर ये बड़ा वैक्यूल पानी को बाहर थ्रो कर देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने वर्ड यहां पर यूज किया है कॉन्ट्रैक्टाइल।
ऐसा वैक्यूल जिसका साइज चेंज हो सके। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, यहां ये बड़ा वैक्यूल है, समझ ध्यान से बेटा, और साइड में ये छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। बाहर से जो एक्स्ट्रा पानी आया है ये छोटे वैक्यूल में पहले चला जाता है, फिर वो ये पानी बड़े वैक्यूल में डाल देते हैं, ये बड़ा हो गया, फिर ये पानी को बड़ा वैक्यूल बाहर फेंक देता है। इसका मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है, वो वैक्यूल जिनका साइज बदल सकता है और उनका काम क्या होता है, जो एक्सेस वाटर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में आ जाता है उसको रिमूव करना। फ्रेश वाटर में पानी कहां से आया, पानी कहां से आया भाई बताओ? पानी इसलिए आया क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर है, उनके अंदर कुछ तो सॉल्ट होगा, पानी उनके अंदर घुस जाएगा। उस पानी को रिमूव करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रखा है जो एक्सेस वाटर को बाहर थ्रो करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल शब्द का मतलब है उसका आकार बदल सकता है। कैसे करता है, बीच में एक बड़ा वैक्यूल है, साइड में छोटे वैक्यूल। पहले छोटे वैक्यूल साइटोप्लाज्म से पानी इकट्ठा करते हैं, बड़े वाले को देते हैं, ये और बड़ा हो गया, फिर वो बड़ा वैक्यूल पानी बाहर थ्रो कर देता है। समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमने कितने टाइप के वैक्यूल बताए? हमने सबसे पहले बताया सैप वैक्यूल, ये किस में मिलेगा? प्लांट सेल में। प्लांट सेल का एक एग्जांपल है मीजोफिल सेल। दूसरा हमने बताया फूड वैक्यूल, अमीबा में मिल सकता है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी अमीबा में मिलेगा, पर कॉन्ट्रेक्टाइल यूग्लिना में भी मिलता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल का जो पर्पस होता है ना, वो मेन पर्पस होता है एक्सेस वाटर रिमूव करना। अमीबा और यूग्लिना में भी मिलता है, दोनों फ्रेश वाटर है। कहां मिलते हैं ये लोग? फ्रेश वाटर में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, एक और टाइप का वैक्यूल होता है, कौन सा? गैस वैक्यूल। पर गैस वैक्यूल तो हमने पहले पढ़ लिया है। तो गैस वैक्यूल कहां मिलता है? बैक्टीरिया में, उसको यहां नहीं पढ़ेंगे। और बैक्टीरिया में याद करो किस में था? साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन पल्पर और सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स वगैरह एक लेक्चर में लेंगे। फिर न्यूक्लियस और सेल थ्योरी, मतलब एक एक्स्ट्रा ले के आपको इस वीक में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो हमने क्या किया है, 4 क्लासेस के अराउंड, 4 या 5 क्लासेस में सेल पूरा करा दिया है और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो ये सीरीज बेटा आपके लिए एक संजीवनी है। इसको ऐसे समझो कि कंटेंट वो है जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बनवा देगा आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, ध्यान रखिए।